अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय करते होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह यूईटी के पास सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि वो सवाल जो आपसे यूईटी के अंदर पूछे गए थे। सुना क्वेश्चन नंबर 1। एन एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज विद पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट। द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। अब देखो ये जो सवाल है ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट से लिया गया है। अब आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू इन दोनों में से किसी एक वैल्यू गिवन हो और दूसरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। दैट इज आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब अगर हम लोग वन को डिवाइड करें अंडर रूट 2 से तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से ही बन जाता है। दैट इज 0.707 मल्टीप्लाई बाय पीक वैल्यू और यहाँ पे हमारे पास चलेगा आरएमएस। अच्छा ये जो हमारे पास आरएमएस वैल्यू है ये हमारे पास वोल्टेज की भी हो सकती है और यही हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू है ये हमारे पास करंट की भी हो सकती है। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो ये बन जाएगा वी आर एम एस इक्वल्स टू वोल्टेज की पीक वैल्यू। अब इस केस के अंदर हमें जो वोल्टेज की पीक वैल्यू गिवन है वो गिवन है 220 वोल्ट। तो वी आर एम एस इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाई बाय 0.707 या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 220 डिवाइडेड बाय अंडर। ओके एक ही बात है। अगर करंट के रिस्पेक्ट से पूछा जाता तो करंट के रिस्पेक्ट से हम लोग इस तरह से लिखते हैं दैट इज आई आर एम एस इक्वल्स टू आई पीक। जो पीक करंट होगा उसकी वैल्यू को गिवन होगी मल्टीप्लाई बाय 0.707 या फिर आपके पास आई पीक अपॉन अंडर रूट 2। ये दो रिलेशंस हैं जो कि आपको हमेशा याद होने चाहिए। ओके तो इसका बेसिकली आपके पास जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। A body of mass 100 kg moves with 36 meter per second in a circular path of radius 100 meter. The centripetal force act on it will be। अब देखो हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला आता है ना वो होता है दैट इज एफ सी इक्वल्स टू एम ए सी। एम बोले तो हमारे पास मास, एसी बोले तो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। अब ये ओपन होके फॉर्मूला ये भी बन जाता है दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके ये जो एसी है एसी की जगह पे हम लोग लिख देते हैं दैट इज एसी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। बस एसी की जगह पे हम लोग वी स्क्वायर अपॉन आर को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके अच्छा देखो हमेशा वाली बात याद रखना कि सेंटीपिटल फोर्स कोई फोर्स होती नहीं है। ठीक है सेंटीपिटल फोर्स लाई जाती है। अगर मैं बात करूं अर्थ की तो अर्थ की लगने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ओके वो एक्ट कर रही है एज अ सेंटीपिटल फोर्स। तो आपने हमेशा वाली बात को याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी जो है अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है तो हम लोग हमेशा दो फोर्सेस को इक्वेट कर लेते हैं। जस्ट लाइक अगर मेरे पास एक अदद कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे या सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट कर रही है तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्ट कर रही है एज अ सेंटीपिटल फोर्स। ओके अगर कोई चार्ज पार्टिकल है अगर वो एक अदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हुआ है तो वो एक अदर सर्कल में घूमेगा तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्ट कर रही है एज अ सेंटीपिटल फोर्स। सिमिलरली अर्थ की लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है एज अ सेंटीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि वो अर्थ को एक अदर सर्कल में रोटेट करवा रही है और हमारे पास जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास जो कूलम की फोर्स है वो एक्ट कर रही है एज अ सेंटीपिटल फोर्स। तो हमेशा जब सेंटीपिटल फोर्स का बात की जाती है तो हम लोग हमेशा टू फोर्सेस को आपस में इक्वेट करते हैं। ओके अब वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास 100 kg है। ओके उसकी स्पीड हमारे पास 36 मीटर पर सेकंड है और उसका हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है वो है 100 मीटर। आप बताइए कि सेंटीपिटल फोर्स कितनी होगी। तो सेंटीपिटल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होगा एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके यह मेरा फॉर्मूला होगा। हमारे पास जो मास है वो 100 है। वी की वैल्यू है मेरे पास 36 का स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया मेरे पास 100। ओके तो 100 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर का मतलब है कि 36 को मल्टीप्लाई करना है 36 से। ओके सो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे 36 ऊपर और नीचे भी मेरे पास 36। सुनो 6 6 36 होता है। 6 यहाँ पे आएगा 3 यहाँ पे गैली चले जाएगा। 6 3 18 होगा 18 प्लस 3 मेरे पास बराबर होगा 21 के। तो 1 यहाँ आएगा 2 यहाँ पे आएगा यहाँ पे लगेगा क्रॉस। ओके सुनो 6 3 18 8 यहाँ पे चले जाएगा और मेरे पास जो है 1 यहाँ पे जाएगा। ठीक है
और 3 3 9, और 9 + 1 मेरा बराबर होता है 10 के, तो 0 यहाँ पे आएगा और 1 मेरे पास यहाँ पे आएगा। अब मुझे इनको ऐड करना है, जो कि मैं यहाँ कर लेता हूँ, 2 1 6, और उसके बाद मुझे करना है 8 0 और 1 को मुझे ऐड करना है। ओके, तो 6 मैंने ऐसे उतारा, 8 + 1 9 होता है, 2 मेरे पास ऐसे ही आएगा, 2 + 0 2 होगा, और 1 मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो मेरे पास जो सेंटीमीटर फोर्स लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी, वो मेरे पास लग रही होगी 1296 न्यूटन, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस। देखो हमारे पास जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर बेसिकली आपके पास एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? वोल्ट मीटर आपके पास जो है वो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। और अगर मैं बात करूं एम मीटर की, तो एम मीटर बेसिकली आपके पास जो है एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? एम मीटर आपके पास जो है वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। साथ ही साथ हमारा जो एग्जामिनर है वो कुछ इस तरीके से सवाल पूछता है कि हमें देता है सर्किट। वो हमें कहता है कि भाई हमारे पास एक सर्किट गिवन है, ठीक है, और जब हमारे पास एक सर्किट गिवन है तो आप बताएं कि हमारे पास जो वोल्ट मीटर है वो सर्किट में कहाँ कनेक्ट होगा। देखो हमेशा हमारे पास जो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर हमेशा हमारे पास जो वोल्ट मीटर है वो सर्किट में पैरेलल कनेक्ट होता है। क्या कनेक्ट होगा? हमेशा पैरेलल कनेक्ट होगा। और जो एम मीटर है, हमारे पास जो एम मीटर है वो हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट होगा, वो हमेशा सर्किट में हमारे पास सीरीज में कनेक्ट होगा। क्योंकि देखो भाई वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम बेसिकली हमारे पास ये होता है कि वोल्टेज को मेजर करना। एम मीटर का काम क्या होता है? एम मीटर का काम हमारे पास ये होता है कि करंट को हमारे पास जो है उसको मेजर करना। अब मेरे पास जो वोल्टेज है वो पैरेलल के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। जब भी हम लोग जो है वोल्ट मीटर को पैरेलल के अंदर लगाते हैं, हमारे पास जो करंट है वो सीरीज के अंदर सेम होता है। जब भी हम लोग एम मीटर को सीरीज के अंदर लगाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार बिटवीन द 10th and 13th सेकेंड whose velocity time graph as shown in below। अब देखो हमारे पास जो velocity time graph है ना, ये velocity on y एक्सिस या velocity on वर्टिकल एक्सिस, और टाइम ऑन एक्स एक्सिस, या फिर हमारे पास जो टाइम है वो ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास जो स्लोप होता है दैट इज एम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास जो स्लोप होता है वो हमें एक्सीलरेशन बता के दिखाता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बता के दिखाता है। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास जो एरिया होता है वो हमें क्या बता के दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो बता कर दिखाता है। अब अगर ट्राइंगल है, देखो पहली जो फिगर आपको नजर आ रही है वो ट्राइंगल है, दूसरी फिगर आपके पास स्क्वायर है, तीसरी फिगर भी आपके पास ट्राइंगल है। तो अगर वो मुझे कहता है कि भाई आप एक काम करो, आप जो है वो डिस्टेंस मालूम करो 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक का, तो मुझे पता है 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए इक्वल टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो सिमिलरली अगर मुझे जो मेरे पास दूसरी फिगर है, अगर मुझे उसका एरिया चाहिए, अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये आपको एक पूरा स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखिए आपके पास ये ए है, ओके, आपके पास ये बी है, फिर आपके पास ये ई है, और फिर आपके पास ये डी है। आपके पास ये पूरा स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्क्वायर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो क्या होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब मेरे पास ब्रेथ को आप जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह लो, लेंथ को आप जो है वो वर्टिकल एक्सिस कह लो, या इसका उल्टा भी कर लो। ओके, ये आपकी मर्जी है। अब अगर मैं बात करूं मेरे पास यहाँ पे लेंथ की, मैं लेंथ को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ रही है? मेरे पास जो फाइनल वैल्यू है वो आ रही है 30, मेरे पास इनिशियल वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो मेरे पास लेंथ जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, 30 ओके। अब अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ मेरे पास स्पीड है, ठीक है, लेंथ मेरे पास टाइम थी या हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, और बी यानी कि ब्रेथ, ब्रेथ मेरे पास वर्टिकल एक्सिस था या फिर स्पीड थी। ओके, अगर मैं बी ब्रेथ की बात करूं तो इस सिनेरियो के अंदर ये जो आपको स्ट्रेट लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, आपको जो स्ट्रेट लाइन डॉटेड फॉर्म में जो लिखी हुई नजर आ रही है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। और ये स्ट्रेट लाइन आपके पास पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और परपेंडिकुलर है आपके पास वाई एक्सिस के। यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का आपके पास जो स्लोप होगा, इस स्ट्रेट लाइन का आपके पास जो स्लोप होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो बेसिकली आपके पास होगा कांस्टेंट। जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास जो है वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ओके, इसकी वजह से आपके पास, सॉरी सॉरी सॉरी, इस स्ट्रेट लाइन का आपके पास जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, इस स्ट्रेट लाइन का आपके पास जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, इन्फिनिटी पे जा रहा होगा कहीं पे, ठीक है, कोई टेंजेंट 90 आगे पे इन्फिनिटी होता है। ओके, और इस स्ट्रेट लाइन का जो कि आपके पास डॉटेड लाइन है, ओके, ये आपके पास चेंज नहीं हो रही,
ओके, जब भी हम ये कहेंगे कि हमारे पास इसके स्लोप में कोई भी जो है ऑल्टरेशन नहीं आ रही, जब भी जो है यहाँ इसकी जो वैल्यू है, ओके, वो कैसी है, वो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है। दैट इज ब्रेथ की वैल्यू आपके पास कैसी आएगी, ब्रेथ की वैल्यू आपके पास 20 ही आएगी। सो नाउ 30 - 10 आपके पास कितना होता है, 20 होता है। तो 20 × 20 टू टू 4 होता है, एक जीरो इसका लगेगा, एक जीरो इसका लगेगा, दो जीरो लगेंगे। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा कवर बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 10 सेकेंड एंड 30 सेकेंड, वो कितना होगा, वो आपके पास 400 मीटर होगा। ठीक है, हमेशा वाली बात याद रखना कि आपके पास सिनेरियो ये होता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जिस तरीके से आपके पास यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है ये, इसकी वैल्यू आप जो है वो वही पुट करोगे जो वैल्यू आपको यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में गिवन होगी। ठीक है, हमेशा। सुना, क्वेश्चन नंबर 5, करंट थ्रू अ 2 मिली हेनरी इंडक्टर इज आई इक्वल्स टू आई 2 sin 100 t एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी। अब देखो हमारे पास जो वोल्टेज है या हमारे पास जो ईएमएफ है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज वोल्टेज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो अक्सर, ओके। अब एल की कितनी वैल्यू है, एल की वैल्यू हमें गिवन है 2 मिली हेनरी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 हेनरी, मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी टी, और ये आई। ठीक है, आई की कितनी वैल्यू है, 2 sin 100 t। अब हमें जो है 2 sin 100 t को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, ये 2 है, ये 2 हमारे पास बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 और डी अपॉन डी टी, और ये आपके पास बनेगा sin 100 t। ओके, क्योंकि आपके पास जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वोल्टेज या ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्टेंस में। ओके, सो अब आपके पास sin 100 t को आपने डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, देखो साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, माइनस साइन होता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन, साइन का डेरिवेटिव आपके पास होगा कॉस। ठीक है, 100 t। लेकिन बात यहाँ पे जो है आपके पास खत्म नहीं हुई है, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अब जो आपके पास साइन के बराबर में या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर में कोई भी वैल्यू लिखी जाएगी, कोई भी वैल्यू लिखी जाएगी, आपने उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो 100 t का आपके पास जो डेरिवेटिव वो कितना बनेगा, वो आपके पास 100 बनेगा। ओके, सो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय कॉस ओमेगा टी डॉट 100, और ये 4 जब इस 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके बनेगा 400। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और आपके पास बन गया कॉस ओमेगा टी। 10 की पावर -3 आपका मिली के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 400 कॉस ओमेगा टी डॉट मिली वोल्ट। ये आपके पास जो है वो इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Question number 6. A shell is fired at an angle of 45 degree above ground with initial velocity of 100 meter per second. It will hit the ground after. अब हमारे पास सिनेरियो ये है कि अगर मुझे टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लिखना हो तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, T इक्वल्स टू 2 v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो मुझे जो है वी नॉट भी गिवन है दैट इज 100 मीटर पर सेकंड, जो कि वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है। मुझे थीटा भी गिवन है, ठीक है, और जी तो हमें वैसे ही पता है 10 होता है। सो अगर सवाल वाला आपको जी की वैल्यू ना बताए, अगर सवाल वाला आपको जी की वैल्यू ये स्पेसिफाई ना करे कि भाई आपने 9.8 लेनी है, तो उस वक्त तक आपने जी की वैल्यू जो है वो 9.8 ही लो, अगर सवाल वाला आपको खुद कहे तो। अगर सवाल वाले ने आपको नहीं बोला तो जी की वैल्यू आप 10 ले लो। सो टी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय वी नॉट आपके पास 100 है साइन 45 डिग्री अपॉन जी। ठीक है, और जी की वैल्यू आपके पास 10 होती है। ठीक है, सो टी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री। अब आपके पास जो साइन 45 डिग्री होता है उसकी वैल्यू आपके पास होती है √2/2। तो ये हो गया आपके पास √2/2। अब ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, एक जीरो इस एक जीरो को कैंसिल कर देगा। अब √2 जो है इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1.41, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1.41, जो कि बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1.41। ठीक है, जब भी 10 1.41 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा, सॉरी सॉरी 1.141 लिख दिया मैंने, सॉरी 1.41। ओके, जब 10 आपके पास 1.41 से मल्टीप्लाई होगा तो आगे बन जाएगा 14.1 सेकेंड, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
ओके। साथ ही साथ आपके पास 76 डिग्री ऐसा एंगल होता है जिसके ऊपर आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो आपके पास मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, a 500 kg rocket travel in deep space at constant speed of 3000 meter per second. The power being produced by the rocket engine at this time will be। अब पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है P इक्वल्स टू W/T, और ये फॉर्मूला आपके पास बराबर होता है F V के। F फोर्स है, V वेलोसिटी। ओके। अब हमारे पास P इक्वल्स टू F का फॉर्मूला आपका ओपन हो गया, बन जाएगा ma, और ये V। अब देखो मसला सारा क्या, मसला सारा ये है कि उसने ना एक बहुत ही छोटी सी टर्म रखी हुई है, दैट इज कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से मुराद ये है कि आपके पास जो स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, और जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, ओके, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपके पास स्पीड बताता है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी बॉडी की वो कैसी होगी, वो आपके पास होगी जीरो। यूजुअली हमारा जो एग्जामिनर है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, फिर हम लोग एक्सेलरेशन पता लगाते हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी कि आपके पास एक्सीलरेशन कैसे आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग जो है वेलोसिटी को चेंज कराते हैं डायरेक्शन से। ओके। और हम लोग बाकी सब जगह पे वेलोसिटी को चेंज कराते हैं मैग्नीट्यूड से। ठीक है। सो आपके पास जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपके पास जो एक्सीलरेशन है वो भी कैसी आएगी, वो भी आपके पास आएगी, डेट इज जीरो। तब एक्सीलरेशन जीरो आएगी तो उस सूरत में आपके पास जो पावर है वो कोई भी नहीं होगी, पावर कोई भी नहीं होगी, विच इज ऑप्शन नन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फॉर एवरी गिवन पार्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेट मेजर। ठीक है। अब सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी ने कहा था कि आप एक ही वक्त में ना तो किसी की जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर फोटोन है या कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसकी ना तो आप जो है वो पोजीशन बता सकते हो, ठीक है, अगर पोजीशन बता दोगे तो उसका मोमेंटम नहीं बताओगे। चलो अगर आप मोमेंटम बताओगे तो उसकी पोजीशन नहीं बताओगे एक ही वक्त में। फिर उसने जो अपना ये लॉ दिया, दैट इज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एच। ओके। अब अच्छा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। साथ ही साथ हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना इसके अंदर, वो होता है डेट इज डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इक्वल्स टू एच। ओके। ये दो फॉर्मूलाज हैं जो कि याद रखने हैं, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इक्वल्स टू एच और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल्स टू एच। ओके। ये दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ये पोजीशन और मोमेंटम के हवाले से, ये एनर्जी और टाइम के हवाले से, क्योंकि एग्जामिनर दोनों में से कोई भी पूछ लेता है। तो ऑप्शन नंबर इज द आंसर इस केस के अंदर। Question number 9. A charge of 100 coulomb is passing through a wire in 2 seconds and resistance of wire is 20 ohm. Find V. अब देखो हमारे पास जो वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा, डेट इज V इक्वल्स टू आई आर। ओके। अब R तो पता है, I नहीं पता। I कैसे निकालेंगे? I का फॉर्मूला हमारे पास होगा I इक्वल्स टू Q बाई टी। अब जो हमारे पास कूलम है, कितना चार्ज है हमारे पास चार्ज है 100, टाइम कितना गिवन है 2। ओके, सो 2 वन जा 2 होगा, 2 5 जा 10 होगा, जीरो का जीरो एक्स्ट्रा लगेगा, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, वो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 50 एम्पियर। अब वोल्टेज का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होगा V इक्वल्स टू आई आर। ओके। आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 50, और जो आर है, ठीक है, उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 20, तो 5 टू सा 10 होगा। ठीक है। एक जीरो हमारे पास इसका लगेगा और एक जीरो हमारे पास इसका लगेगा, तो हमारे पास 1000 वोल्ट यानी कि हमारे पास किलो वोल्ट जो है वो इसका आंसर आ रहा होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, a retarding force act on a body, what will be on the what work will be on the body। अब हमारे पास सिनेरियो ये है कि रिटार्डिंग फोर्स से क्या मुराद है। देखो रिटार्डिंग फोर्स से आपके पास मुराद है कि वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ठीक है, उसको कम कर रही है। ठीक है। ऐसी फोर्स को हम लोग कह रहे होते हैं रिटार्डिंग फोर्स। और इस रिटार्डिंग फोर्स के नतीजे में जो बॉडी के पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उससे हम लोग कहेंगे रिटार्डेशन। ओके। उससे हम लोग कह रहे होते हैं रिटार्डेशन। अक्सर और बेशतर बहुत सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन को एक ही बात समझते हैं, दोनों अलग अलग बात है। देखो नेगेटिव एक्सीलरेशन आपके पास एक ऐसी एक्सीलरेशन होती है, नेगेटिव एक्सीलरेशन आपके पास एक ऐसी एक्सीलरेशन होती है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, वो आपके पास कहला रही होती है नेगेटिव एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन से मुराद आपके पास ये होता है कि कोई भी जो बॉडी है उसकी स्पीड कम हो रही है, कम होते 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 एक टाइम आएगा बॉडी की स्पीड जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ये बॉडी
रुक जाएगी। और रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास कोई भी एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी घूमती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगती है। तो इस फोर्स को हम लोग रिटार्डिंग फोर्स का नाम कहते हैं। इस केस के अंदर आप फ्रिक्शन भी कह सकते हो कि फ्रिक्शन जो है रिटार्डेशन का काम हमारे पास कर रही होती है। अब हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल्स टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब अगर मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा मेरे पास 0 डिग्री होगा, ठीक है, और कॉस 0 मेरे पास 1 होता है, यानी कि मेरे पास उस वक्त जो वर्क का फॉर्मूला आएगा वो आएगा एफ डी। अब मेरे पास अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सीधे हाथ पर है और बॉडी की रिटार्डेशन फोर्स मेरे पास उल्टे हाथ पे, तो बनने वाला एंगल मेरे पास होगा 180 डिग्री। ओके, और कॉस 180 डिग्री जो होता है, कॉस 180 डिग्री जो होता है वो मेरा बराबर होता है माइनस के बन के, यानी कि W मेरे पास आ जाएगा माइनस का एफ डी, विच इज मेरे पास ये आएगा -1। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट वो एमसीक्यू जो कि यूईटी के पास पेपर्स में आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।